पर्दे पर कभी खूंखार विलेन बनकर लोगों की रूह कपा देने वाला, तो कभी अपनी अनोखी कॉमेडी से करोड़ों चेहरों पर मुस्कान बिखेरने वाला एक ऐसा कलाकार जिसकी एक्टिंग देखकर खुद सदी के महानायक अमिताभ बच्चन भी दंग रह गए थे और उन्होंने कहा था, व्हाट एन एक्टर। हम बात कर रहे हैं साउथ की लगभग 750 से भी ज्यादा फिल्मों में नजर आने वाले लीजेंडरी एक्टर कोटा श्रीनिवास राव के बारे में, जिनको आपने भी साउथ की ना जाने कितनी फिल्मों में देखा होगा। कभी वो हमें फिल्मों में मंत्री मिनिस्टर बने हुए नजर आए, तो कभी कॉमेडी करते हुए नजर आए और कभी विलेन बने हुए नजर आए। और आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो उन्हें चेहरे से तो जरूर जानते होंगे, लेकिन कई लोग उनका नाम नहीं जानते होंगे और वो कैसे फिल्मों में आए और उनके साथ में कितनी दुखद और भयावह घटनाएं हुई, इनके बारे में शायद आप नहीं जानते होंगे। देखो, हर आदमी का स्ट्रगल अलग होता है। पर्दे पर उसको जो रोल दिया जाता है वो उसको बखूबी निभाता है, लेकिन पर्दे के पीछे उसकी जिंदगी में और भी ऐसी कई चीजें चल रही होती हैं जिससे उसकी जिंदगी में उथल पुथल मची होती है, लेकिन उसके बारे में ऑडियंस जानती नहीं है। और एक अच्छे एक्टर की खूबी भी यही होती है कि वो अपनी पर्सनल प्रॉब्लम को भुलाकर उसको जो भी रोल दिया जाए उसको बखूबी निभाए, जो ऑडियंस को पसंद आए। कोटा श्रीनिवास राव के साथ में रियल जिंदगी में ऐसी कई चीजें हुई जिसको सुनने के बाद में आपकी रूह कांप जाएगी। कैसे उन्होंने अपनी आंखों के सामने अपने बेटे को मरते हुए देखा, अपनी बेटी की एक टांग उन्होंने गवा दी, और आखिर किस बात के ऊपर उन्होंने मेगा स्टार चिरंजीवी के परिवार को मंच के ऊपर से लताड़ा था। 10 जुलाई 1942 को आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के छोटे से गांव कंकीपाड़ू में एक संस्कारी तेलुगु ब्राह्मण परिवार में कोटा साहब का जन्म हुआ। वो उस एरिया के एक बहुत ही पॉपुलर डॉक्टर थे और वो चाहते थे कि उनके बेटे कोटा श्रीनिवास राव भी बड़े होकर उन्हीं की तरह डॉक्टर ही बने। खैर, उनका इस फील्ड में आने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन पिता के दबाव में आकर उन्होंने बीएससी की डिग्री कंप्लीट कर ली। लेकिन जब मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम देने की बारी आई तो कोटा श्रीनिवास राव का जो मन है वो किताबों से ज्यादा नाटकों में ज्यादा लग रहा था और वो मेडिकल परीक्षा पास नहीं कर पाए। उनके पिता बहुत ज्यादा नाराज हुए। खैर, घर चलाने के लिए और पिता को शांत करने के लिए कोटा साहब ने नौकरी ढूंढनी शुरू कर दी। उन दिनों नौकरी आराम से मिल जाती थी और आगे चलकर उन्हें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में कैशियर की नौकरी मिल गई। और इसके बाद में उनका रूटीन कुछ ऐसा हो गया था कि दिन भर बैंक में नोट गिनना, ग्राहकों की पर्चियां काटना और शाम को चुपके से विजयवाड़ा के स्थानीय थिएटर में जाकर नाटक देखना। और वो खुद उन नाटकों में पार्टिसिपेट करने लगे थे। खासकर से जिस बैंक में वो काम करते थे वहां पर जितने भी तरह के लोग आते थे, उनके चलने के स्टाइल, बात करने के तरीके को कोटा श्रीनिवास राव बहुत ही करीब से ऑब्जर्व करने लगे थे और धीरे धीरे उन्हीं किरदारों के तरीके को वो अपने नाटक में भी यूज करने लगे थे। खैर, 1978 का साल आता है जब चिरंजीवी धीरे धीरे पॉपुलर हो रहे थे और कई फिल्मों में काम कर रहे थे। तो चिरंजीवी की एक फिल्म आई थी साल 1978 में, प्राणम खरीदू, और इसमें कोटा श्रीनिवास राव को भी एक छोटे से रोल में साइन किया गया। हालांकि इसमें उन्होंने एक्टिंग तो अच्छी की, लेकिन ये रोल काफी छोटा था जो लोगों ने ज्यादा नोटिस ही नहीं किया। और इसके बाद लगभग 6-7 सालों तक कोटा श्रीनिवास राव को ऐसी और भी कई फिल्मों में छोटे छोटे रोल मिलते गए, लेकिन उन्हें किसी ने ज्यादा नोटिस नहीं किया। फिर आया साल 1985 जब डायरेक्टर के विश्वनाथ की एक फिल्म आ रही थी, प्रतिघटना। इसमें कोटा श्रीनिवास राव को कसाया नाम के एक खतरनाक विलेन का रोल निभाने का मौका मिला और इसमें उन्होंने एक ऐसा एक्सपेरिमेंट किया जिसने उनके करियर को बिल्कुल एक नई दिशा दी और लोग उन्हें पहचानने लगे। उन्होंने फिल्म में अपने जो भी डायलॉग बोले वो निजाम और तेलंगाना को मिक्स करके बोले, जो वहाँ के लोकल लोग बोलते थे, और इससे लोग उनसे बहुत अच्छे से कनेक्ट कर पाए। उनके द्वारा निभाया गया इस फिल्म में विलेन का ये किरदार बहुत ही खतरनाक था और उन्होंने तेलुगु सिनेमा में विलेन की एक नई परिभाषा लिख दी। और इसके बाद उनकी इमेज बिल्कुल एक विलेन की बन चुकी थी और आगे चलकर उन्हें और भी कई फिल्मों में ऐसे विलेन के रोल मिलने लगे थे। लेकिन वो अपने आप को एक इमेज में बांधना नहीं चाहते थे। जहां एक तरफ पूरी इंडस्ट्री उन्हें खतरनाक विलेन के रूप में देख रही थी, वहीं साल 1987 में डायरेक्टर जंध्याला ने उन्हें फिल्म आहाना पेलांटा में एक कॉमेडी वाला रोल दिया, जिसमें उन्हें बिल्कुल एक महाकंजूस पिता का रोल निभाना था। जहां पर आपको बता दें कि आहाना पेलांता वही फिल्म थी जिससे साउथ के जाने माने कॉमेडियन ब्रह्मानंदम ने भी अपना डेब्यू किया था। इसमें कोटा श्रीनिवास राव इस हद तक कंजूस होते हैं कि वो अपनी मुर्गियों के पैर को बांध कर रखते हैं ताकि वो ज्यादा ना चलें, जिससे कि उनका मांस कम ना हो जाए। जहाँ तक कि उनके घर में कोई भी मेहमान आता था तो उसको चाय पिलाने के बजाय वो खिड़कियां खोल देते थे और बोलते थे कि ये ताजी हवा खाओ। उनके इन कॉमेडी सीन्स को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और आगे चलकर वो और भी कई फिल्मों में ऐसे कॉमेडी वाले रोल निभाते हुए नजर आए। तो वो किसी इमेज में नहीं बंधे थे। आगे चलकर 90s में उन्होंने कई पिता के रोल निभाए, कॉमेडी वाले रोल निभाए और विलेन के रोल निभाए। उनके पूरे करियर में लगभग 750 से भी ज्यादा फिल्में रहीं और एक समय तो ऐसा भी आया जब एक साल में उनकी 20 से 25 फिल्में रिलीज हो रही थीं।
उनके पूरे फिल्मी करियर में कई फिल्में आइकॉनिक रहीं और इनमें निभाए गए उनके द्वारा किरदार भी आइकॉनिक रहे। खैर, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अभी बात करते हैं उनकी पॉलिटिक्स के बारे में। खैर, धीरे धीरे सिनेमा में उनका कद काफी ऊंचा हो गया और वहां पर उनकी लोकप्रियता को देखते हुए आगे चलकर साल 1999 में बीजेपी ने उन्हें विजयवाड़ा ईस्ट से विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए टिकट दे दी, जिस चुनाव को उन्होंने रिकॉर्ड भारी बहुमत से जीता और लगभग 5 सालों तक वो वहां पर विधायक बने रहे। लेकिन अपनी एक पंचवर्षीय पूरी करने के बाद साल 2004 में उन्होंने राजनीति से अपने आप को पूरी तरह से अलग करने का फैसला लिया, जबकि उनकी पॉपुलैरिटी इतनी ज्यादा थी कि अगर वो यहाँ से दोबारा चुनाव लड़ते तो भी आराम से जीत जाते। खैर, आगे चलकर जब मीडिया ने उनसे इस बारे में पूछा कि उन्होंने जीत के बावजूद भी राजनीति को क्यों छोड़ दिया है, तो उन्होंने बिना किसी डर के बोला, राजनीति में बने रहने के लिए आपको अपने ही लोगों से सुबह से लेकर शाम तक झूठ बोलना पड़ता है और अपने चेहरे पर हमेशा एक झूठ की चादर रखनी पड़ती है। और ये सारी चीजें उन्होंने इस पंचवर्षीय में काम करके देख ली हैं, लेकिन ये सारी चीजें उनके जमीर को मंजूर नहीं है। यहाँ तक कि उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में एक बहुत अच्छी लाइन बोली थी। उनका कहना था कि मैं एक कलाकार हूँ और कला में तो झूठ के लिए जगह होती है, लेकिन असली जिंदगी में नहीं। खैर, पॉलिटिक्स को तो उन्होंने पूरी तरह से छोड़ दिया था, लेकिन अपने इसी तरह से बेबाकी से बोलने वाले अंदाज के लिए वो हमेशा जाने गए और उनकी यही बेबाकी आगे चलकर टॉलीवुड के सबसे बड़े परिवार मेगा परिवार के साथ में टकराव का बड़ा कारण बनी। एक्चुअली वो हमेशा इस बात के विरोधी थे कि तेलुगु फिल्मों में मुंबई के या अन्य राज्यों के एक्टर्स को ज्यादा तरजीह क्यों दी जाती है। आगे चलकर जब 2021 में मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव हुए तो प्रकाश राज के पैनल का उन्होंने बहुत जमकर विरोध किया, क्योंकि उनका मानना यह था कि प्रकाश राज तेलुगु सिनेमा से बिलोंग नहीं करते हैं, वो कन्नड़ी का हैं, जिसका उन्होंने खुलकर विरोध किया था। और इसी बात को लेकर चिरंजीवी के भाई नागा बाबू ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोटा श्रीनिवास के लिए एक ऐसी बात बोली जिससे उनके चाहने वाले बहुत ज्यादा हर्ट हुए। जहां नागा बाबू का ये कहना था कि कोटा श्रीनिवास की अब बहुत ज्यादा उम्र हो गई है और उन्हें अब ऐसे राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ना चाहिए, उन्हें घर बैठना चाहिए। आखिर उनकी उम्र बची ही कितनी है, इंडस्ट्री के फैसलों से वो दूर रहें तो ही अच्छा होगा। और उस समय नागा बाबू के इस तरह के बयान ने कोटा श्रीनिवास के आत्मसम्मान को गहरी चोट पहुंचाई थी और उन्होंने तुरंत टीवी पर आकर इसका जवाब दिया। उन्होंने बोला कि नागा बाबू का पवन कल्याण और मेगा स्टार चिरंजीवी के अलावा इंडस्ट्री में अस्तित्व ही क्या है। उन्होंने खुद अपनी दम पर फिल्म इंडस्ट्री के लिए कभी कुछ नहीं किया है। उन्हें आज भी लोग उनके भाई चिरंजीवी और पवन कल्याण के नाम से ही बस जानते हैं। हालांकि उस समय इन दोनों के बीच में ये विवाद काफी आगे बढ़ गया था और मेगा स्टार चिरंजीवी और कोटा श्रीनिवास के बीच में भी थोड़ी दूरियां देखने के लिए मिली थीं और लोगों ने इन दोनों को काफी समझाने की कोशिश की, लेकिन ये बात उनके आत्मसम्मान की थी और कोटा श्रीनिवास आखिरी दम तक इस बात पर अड़े रहे। साल 1965 में उनकी शादी हुई थी रुक्मणी से, जिनसे उनको 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ था। उनके बेटे का नाम था कोटा वेंकटा अंजनेय प्रसाद और लगभग 20 साल की उम्र में उसने एकाध फिल्मों में काम भी किया है। ये 20 जून 2010 की बात है, जिस दिन फादर्स डे था और पूरी दुनिया एक दूसरे को फादर्स डे की बधाइयां दे रही थी। उस दिन उनके बेटे कोटा वेंकट, जो बहुत ही हैंडसम थे और एक उभरते हुए एक्टर थे, वो अपनी 1000 सीसी की स्पोर्ट्स बाइक पर सवार होकर हैदराबाद के आउटर रिंग रोड से शमशाबाद एयरपोर्ट की तरफ जा रहे थे। उनके ठीक पीछे एक कार में उनकी पत्नी और उनके छोटे बच्चे भी वीकेंड लंच के लिए जा रहे थे। लेकिन तभी अचानक से सामने एक अंधे मोड़ पर तेज रफ्तार में एक वैन चली आ रही थी। प्रसाद ने अपनी बाइक को कंट्रोल करने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन नहीं कर पाए। उन्होंने जोर से बाइक के ब्रेक लगाए और बाइक फिसलती हुई सीधी वैन में टकरा गई। सड़क पर सामने जब ये मंजर हो रहा था तो उनके ठीक पीछे कार में उनकी पत्नी और बच्चे अपनी आंखों से ये देख रहे थे। ये टक्कर इतनी जोरदार थी और उन्हें कई गंभीर चोटें आईं। तुरंत उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन वो बच नहीं पाए और फादर्स डे के मौके पर कोटा श्रीनिवास के बेटे ने दम तोड़ दिया था। उनके बेटे उस समय लगभग 39 साल के थे और इस घटना ने कोटा श्रीनिवास राव को अंदर से पूरी तरह से झकझोर के रख दिया था। वो कई सालों तक तनाव में रहे थे और लगभग 3 साल तक तो उन्होंने किसी भी फिल्म में काम नहीं किया। वैसे आपको बता दें कि ऐसा पहली बार नहीं हुआ था। बचपन में भी कोटा श्रीनिवास राव की एक बेटी हैंडीकैप्ड हो गई थी। जब उनकी बेटी काफी छोटी थी और एक साइकिल रिक्शे पर बैठने की कोशिश कर रही थी तो उनका पैर पहिए की तीलियों में फंस गया, जिससे उनके पैर में काफी गंभीर चोट आ गई थी और बाद में उनको हॉस्पिटल ले जाकर एडमिट करवाया गया। डॉक्टर ने उनका इलाज भी किया, लेकिन इलाज में लापरवाही होने की वजह से आगे चलकर उनके पैर को ही काटना पड़ा। उनके पैर में काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था और सही तरह से इलाज न मिलने की वजह से उन्होंने अपने एक पैर को गंवा दिया। तो वहीं उनकी पत्नी रुक्मणी भी कई सालों तक न्यूरोलॉजिकल बीमारी से पीड़ित रहीं और बिस्तर पर ही रहीं।
तो जहां एक तरफ कोटा श्रीनिवास राव फिल्मों में कॉमेडी के जरिए लोगों को हंसा रहे थे, तो दूसरी तरफ उनकी रियल जिंदगी में इतने सारे दर्द थे। कोटा श्रीनिवास राव जी की एक्टिंग तो दमदार थी ही, लेकिन सबसे मजेदार बात ये थी उनकी वॉइस मॉड्यूलेशन। कब वो बिल्कुल सीरियस अंदाज में बात करते करते कॉमेडी करने लगे या कब कॉमेडी करते करते एकदम से सीरियस हो जाएं, ये कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। और उनकी यही चीज उन्हें बाकी एक्टर्स से अलग बनाती थी। आगे चलकर कोटा श्रीनिवास राव काफी बीमार रहने लगे थे और लगभग 83 साल की उम्र में वो भी ये दुनिया छोड़कर चले गए। 13 जुलाई 2025 को उनकी भी मृत्यु हो गई थी। उनका हैदराबाद के फिल्म नगर में एक बड़ा सा बंगला है जिसकी कीमत आज करोड़ों में है और लगभग 80 करोड़ की संपत्ति वो पीछे छोड़ गए हैं। वैसे उनके बेटे की भी मृत्यु हो गई थी, तो इसके ऊपर अब उनकी दोनों बेटियों का हक है। इसके अलावा हैदराबाद के आसपास में उनकी कई प्रॉपर्टीज भी हैं जो भी अब उनकी बेटियां ही देखेंगी। वो तेलुगु सिनेमा के एक महान एक्टर रहे और उनकी मृत्यु पर नरेंद्र मोदी जी ने भी सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके अपना शोक व्यक्त किया था। इसके अलावा उनके अंतिम समय में उन्हें मिलने के लिए खुद चिरंजीवी आए थे, डायरेक्टर SS राजमौली और बहुत सारे एक्टर्स आए थे। खैर, आज कोटा श्रीनिवास राव हमारे बीच मौजूद नहीं है, लेकिन उनके द्वारा फिल्मों में निभाए गए अलग अलग तरह के किरदार आज भी अमर हैं। उनकी आखिरी रिलीज फिल्म रही थी पवन कल्याण के साथ में हरिहरा वीरा मल्लू। आपका कोटा श्रीनिवास राव के बारे में क्या कहना है? कौन सी फिल्म में आपने उनको नोटिस किया? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो, तो इसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। और साउथ इंडियन फिल्मों के और ऐसे भूले बिसरे एक्टर्स के बारे में जानने के लिए हमें कमेंट सेक्शन में उनका नाम जरूर मेंशन करिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।